वेलकम टू हेमन पाठशाला। स्टार्ट करना है क्लास 12th अल्टरनेट करंट का पार्ट नंबर 2 वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। फर्स्ट वाले पार्ट में वाइज हम लोगों ने आई इफेक्टिव करंट को IRMS के बराबर किया था मेजरमेंट ऑफ अल्टरनेट करंट में। नहीं वॉच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपका अवेलेबल है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अब गाइज उसी के आगे हमें यहाँ पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव करंट IRMS करंट एंड मैक्सिमम करंट। जो IRMS करंट हमने इफेक्टिव करंट के बराबर वहाँ पर टाइप किया था उसी की वैल्यू को आगे निकालना है और यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है IRMS और I नोट के केस में। I नोट हमारा क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम करंट होता है। सबसे पहले अल्टरनेट करंट का ग्राफ देखेंगे और IRMS की वैल्यू को फाइंड करेंगे बक्स निकालने से। देखिए कैसे गाइस, जो ग्राफ बनाते हैं करंट और टाइम के लिए वो ये होता है। कौन सा करंट है? अल्टरनेट करंट है। यहाँ पे हम टाइम शो करते हैं और EMF का ग्राफ जो बनता था वही ग्राफ हमने बनाया किसके लिए? करंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे गाइस ये हमारा मैक्सिमम करंट है जिसको हमने I नोट का सिंबल दिया है। ये और टाइम t है यहाँ पे, तो टाइम t को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे t/4 टाइम हो जाएगा, 1/4 इसका हाफ। यहाँ t/2 ये 3t/4 टाइम हो गया जाके। और इसके अलावा गाइस अगर एंगल की बात करते हैं, कॉइल हमारी घूम रही होती है तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे हाफ एंगल, तो मीन्स एक राउंड पूरा करेगा तो 360 होगा जाके। 60 के 4 पार्ट्स कर लेंगे यहाँ पे, तो π/2 पाई, इसके अलावा यहाँ पे 3π/2 और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा टाइम। जब पूरी राउंड एक कंप्लीट कॉइल कर लेगी तो क्या होगा? दैट बिकम्स द 2π। तो ये मैक्सिमम करंट के लिए ग्राफ है, अल्टरनेट करंट AC के लिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, टाइम जो है हमारा इसको मैंने डिवाइड कर लिया पर्टिकुलर पार्ट्स में। लेट्स सपोज ये n पार्ट्स है हमारे और ये इक्वल टाइम है, तो स्मॉल टाइम को हम लोग बोलते हैं डेल्टा t से बोल दीजिए या dt से बोल दीजिए, डेल्टा t या dt से। मतलब इस टाइम को हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हम कह सकते हैं टाइम कंप्लीट कितना है t, वो बराबर किसके होगा? डेल्टा t इंटू n के बराबर होगा। n टाइम्स पूरा टाइम कितना हो जाएगा? t। कोई क्वेरी तो नहीं? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक स्मॉल टाइम में करंट की वैल्यू बतानी है। और आप देखेंगे हर जगह पे करंट की वैल्यू कैसी है? अलग अलग है। इस टाइम में करंट की वैल्यू ये, इस टाइम में करंट की वैल्यू ये, इस टाइम में करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी, इस वाले में करंट की वैल्यू अलग होगी। तो करंट का नाम दे दिया I1, I2, I3, I4, IN तक का। ठीक है, और ये पूरा करंट कितना है? सारा मिलके कितना हो जाएगा? I करंट, IAC। ओके, अब इसी ग्राफ को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बाई AC। कोई AC अगर हमारा कोई करंट काम करता है तो कितना करेगा? तो WAC। और जो वर्क करा रहे हैं वर्क का फॉर्मूला एनर्जी के बराबर होता है और हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है जूल्स ऑफ हीटिंग से H = I² RT। तो H = किसके होगा? वर्क के बराबर होगा और वर्क के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I² RT को। तो I² RT ये कंप्लीट करंट AC है। और जो करंट है इसकी इक्वेशन होती है बच्चों I = I0 sin ωt। ये इस करंट की इक्वेशन है। ये करंट की इक्वेशन कहाँ से ड्राइव की? इससे पहले हम लोगों ने E = E0 sin ωt ड्राइव किया था चैप्टर नंबर 6 में EMF के लिए। तो उसी E में अगर आप E/R कर देंगे, E0/R कर देंगे तो वहाँ पे क्या निकल आएगा? I = I0 sin ωt निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन होती है I = I0 sin ωt। तो I की वैल्यू कितनी है? I0 sin ωt है, यहाँ पुट करिए। अच्छा गाइस, जो वर्क होता है वो इकट्ठा एक बार में नहीं निकाल सकते हम लोग कंप्लीट। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में पहले डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्क हम ड्राइव कर रहे हैं वो वर्क कौन सा निकालना पड़ेगा? स्मॉल वर्क, तो स्मॉल टाइम में लगेगा जाके बच्चों। स्मॉल वर्क इन स्मॉल टाइम, dt कह दीजिए या डेल्टा t कह दीजिए, बात एक ही है। ओके, दोनों ही कैलकुलस के फॉर्म में। तो स्मॉल वर्क निकालेंगे और स्मॉल वर्क को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के बाद में उसकी लिमिट प्लेस करेंगे, तब जाके वर्क हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड
और अगर नहीं मालूम है कैलकुलस के फॉर्म में, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चों जिसके साथ डी लगा होता है उसकी लिमिट को प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरफ इंटीग्रेट करना है डी डब्ल्यू, तो वर्ग की लिमिट प्लेस करेंगे डब्ल्यू के साथ में। यहाँ पे डी किसके साथ में लगा हुआ है, टी के साथ में लगा है, तो यहाँ पे टी की लिमिट प्लेस करनी पड़ेगी। तो टाइम हमारा कितना है, 0 से टी तक का टाइम कंप्लीट हमारा कितना है, 0 से टी तक का टाइम है पूरा हमारे पास, ठीक है। और वर्ग कितना, 0 से डब्ल्यू वर्ग का। तो यहाँ इंटीग्रेस 0 से डब्ल्यू, दैट इज द लिमिट फॉर द वर्क, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे 0 से टी टाइम के लिए, और आई स्क्वायर आर डी टी को प्लेस कर देंगे। और मैंने अभी बताया इस ग्राफ के लिए इक्वेशन हमारी कौन सी है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। तो उठा के इसको यहाँ पे टप करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना होता है बच्चों, डब्ल्यू होता है। याद कर लीजिएगा किसी का भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, वही रहता है। डी एक्स का एक्स हो जाएगा, डी वाई का वाई हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा और डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा। ये जो लिमिट होती है उसको यहाँ प्लेस करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम बायो में पढ़ रहे हैं, बायो की स्टूडेंट तो मुझे मैथ नहीं आती है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लास 10 तक आप पढ़ के आए हैं, वही सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया। तो सीखिएगा इंटीग्रेशन कैसे भी करते हैं, ये भी देखना होगा यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद इस आई की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, डब्ल्यू माइनस 0 इक्वल टू। अब गाइस होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करना है, डी टी, तो जिस टर्म के साथ में टी लगा होता है, सॉरी डी लगा होता है, उसके टर्म्स रोक देते हैं, बचे हुए सारे कांस्टेंट होते हैं। तो डी के साथ में कौन है, टी है, तो टी के टर्म्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा और बचे हुए कांस्टेंट हो गए। तो टी का टर्म कौन सा है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई नॉट स्क्वायर और आर को कांस्टेंट मान के इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। कहाँ से, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा w माइनस 0 w हो जाएगा इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। क्या किया हमने यहाँ पे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, उसको हमने यहाँ पे चेंज किया और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। इसको ड्राइव करना नहीं सिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन नहीं पढ़ना है हमें यहाँ पे, डायरेक्टली समझिएगा साइन स्क्वायर टू ओमेगा टी को ये नोट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे W इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, इसको अलग अलग कर लिया, और जो अपॉन 2 है, कभी भी नंबरिकल वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जो अपॉन 2 यहाँ पे है उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हमारा आउट आ जाएगा यहाँ से, और 0 से टी मल्टीपल होगा यहाँ पे, तो डी टी एक बार में माइनस, मतलब माइनस या प्लस वाले में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो डी टी का जब मल्टीपल किया, डी टी अपॉन 2 था, 2 को हमने आउट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे डी टी अलग हो गया, माइनस वाला इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, 0 से 2 इसके लिए अलग। तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, मतलब डी टी का यहाँ मल्टीपल, डी टी का ऐसा मल्टीपल, और माइनस सिंबल से दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया। ये केस बना। अब देखिए इसके बाद, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू, इसको यहाँ नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, सेम कॉपी कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी, और अपर लिमिट कितनी लिखी है यहाँ पे, 0 से टी तक लिखा, तो टी माइनस 0, टी माइनस 0। इस वाले केस से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस बाहर प्लस आ जाएगा, 0 से टी, सॉरी साइन थीटा माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब गाइस यहाँ ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी डिवाइड में आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी जी टी। एक मिनट, इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, जब इंटीग्रेशन कर चुके तो ये लिमिट जो होती है हमारी साइड में लग जाती है अपर कोष्टक में आके, इस तरीके से
0 से t। ओके, अब देखिए W इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, t माइनस 0 हो जाएगा t माइनस, और यहाँ हो जाएगा, देखिए बच्चों ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट पूरा कितना हो रहा है, एक राउंड घूम रहा था, ग्राफ बनाया मैंने 2 पाई के लिए एंगल के, तो टोटल एंगल कितना 2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। इसको उठा के यहाँ प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी अपॉन ओमेगा टी, लिमिट 0 से टी से टी क्रॉस हो गया। अब साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये जब टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 कितना, t माइनस 0 कितना हो जाएगा, t रहेगा। तो गाइस यहाँ से W इक्वल टू आ जाएगा आई स्क्वायर R अपॉन 2, और t माइनस 0 कितना हो जाएगा, t। ये क्या निकल के आया, वर्क डन बाई AC, और जितना वर्क AC करेगा उतना ही वर्क तो DC करेगा। भाई पानी को गर्म करना था तो पानी को गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब चाहे वो हीट करके कर लीजिए, चाहे DC करंट पास कराए कर लीजिए, चाहे वो AC करंट पास कराए कर लीजिए, हर किसी से वर्क उतना ही होने वाला है। तो इसका मतलब जो वर्क AC से निकाल रहे हैं वो किसके बराबर है, वर्क AC इक्वल टू है वर्क DC के, और वर्क DC कितना होता है, इसको इफेक्टिव करंट बताया था हमने, तो वर्क DC इक्वल टू होता है आई ई स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहाँ से दोनों करंट को बराबर करेंगे, वर्क को बराबर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2 इक्वल टू वर्क DC होता है बच्चों आई ई स्क्वायर RT। प्रीवियस पार्ट में नहीं देखा है तो वॉच कर लीजिए। RT से RT क्रॉस हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा आई ई इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2 स्क्वायर रूट यहाँ लग जाएगा इस तरफ से आके। अब गाइस ये रिलेशन आ गया आई ई और आई नॉट में, और इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आई ई इक्वल टू को प्रूव किया था आई आर एम एस के। तो मुझे मालूम होना चाहिए आई ई इक्वल टू किसके होता है, आई आर एम एस के। इसका मतलब जो आर एम एस करंट होगा जाके हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट 2 के, या 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.707। तो इसका मतलब आई आर एम एस करंट जो होगा जाके वो कितना होगा, मैक्सिमम करंट का 0.70 टाइम्स होगा, 707 टाइम्स होगा। ठीक है, क्या प्रूव करना था, रिलेशन बिटवीन आर एम एस करंट, आई आर एम एस एंड आई नॉट। तो आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट, या आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट होता है वो आर एम एस करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के कितना होता है, रूट 2 टाइम्स होता है। ओके, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ये जो करंट था दैट इज मैक्सिमम करंट, तो आरएमएस करंट कहाँ जाएगा, उससे थोड़ा सा कम, ये अप्लाई होने वाला करंट है। मींस हम किसी सर्किट को मान लीजिए 10 एम्पीयर करंट दे रहे हैं, तो वर्क कितने पे करेगा, तो वर्क करेगा उसके रूट 2 टाइम्स पे, ये आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि ट्राई द रिलेशन, या इसको प्रूव करने के लिए बोल देगा वो आपसे, तो इस डेरिवेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे जाके फेज डिफरेंस के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में। उन डायग्राम को सीखने के बाद में उसी चैन में हम लोग पढ़ेंगे जाके सर्किट्स। अपने सिलेबस में एल सर्किट, सी और आर और LCR तीनों ही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन को नोट करिएगा, फिर बात करते हैं फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस के बारे में।